नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय वायु सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 3 इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट और रिकॉनेसेंस यानी कि आई स्टार सिस्टम और उसके एसोसिएटेड ग्राउंड सेगमेंट्स के लिए, जिन्हें की बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। ये जो 3 आई स्टार एयरक्राफ्ट सिस्टम होंगे, इन्हें 60 महीनों के अंदर वितरित किया जाएगा। आई स्टार जिसका मतलब, जैसे कि मैंने बताया, कि खुफिया जानकारी, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति और टोही करना है। यह अपने सेंसरों के जरिए, आई स्टार एयरक्राफ्ट अपने सेंसरों का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करके कॉम्बैट फोर्स को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके जरिए जो तैनात सैनिक हैं उन्हें युद्ध के मैदान पर जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद वो लड़ने की अपनी रणनीति पर काम करते हैं। RFI के अनुसार इनका 8 घंटे का इंड्योरेंस टाइम होना चाहिए और इनकी सर्विस सीलिंग 40,000 फीट होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का एक एडवांस वेरिएंट तैयार किया है। DRDO के वैज्ञानिक नीलेश पटेल ने कहा है कि ये वाहन एक मल्टी रोल क्षमता वाला दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। हमने इसके परीक्षण किए हैं और इसने जमीन और पानी दोनों गतिशीलता परीक्षणों में भी अच्छा परीक्षण किया है। ये हल्का भी है और इसकी बढ़ी हुई बैलिस्टिक सुरक्षा के साथ ये एक कॉम्पैक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसका कंपैरिजन हम सभी अंतर्राष्ट्रीय समान प्रणालियों के साथ करते हैं तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है और कई पहलुओं में ये उनसे बेहतर भी है। विशेष रूप से उन्होंने अमेरिकी स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों इसका कंपैरिजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिंद्रा वैप, जो कि CBRN कॉन्फ़िगरेशन में इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, पानी में इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पिछली जनरेशन की तुलना में इसमें अधिक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है। ये जो वाहन है वो रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है और ये एक शक्तिशाली मशीन है। 600 हॉर्स पावर इंजन और 8x8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये पैक किया गया है। व्हील्ड CBRN सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों पर भी विजय पाने के लिए तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों, अमेरिकन स्ट्राइकर की अगर बात की जाए तो इसे लेकर एक बात और सामने आई है कि अमेरिका भले ही इसे भारत को पिच कर रहा है, इसके पीछे उसका कारण केवल और केवल ये है कि भारतीय मार्केट को अपने हाथ में लिया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ रही है स्ट्राइकर को लेकर कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत के अपने खुद के इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें आगे बढ़ने से अमेरिका रोक सकता है और रुकेगा ही ऑब्वियस सी बात है अगर आप स्ट्राइकर को लेते हैं। और DRDO के साइंटिस्ट खुद ही बोल चुके हैं कि इसी कैटेगरी के जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमारा ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बेहतर है। तो बात इतने में साफ हो जाती है कि हमें अमेरिकी स्ट्राइकर को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका यहाँ पर चाइना का डर दिखाते हुए भारत पर प्रेशर बनाना है कि उनके स्ट्राइकर को हम खरीदें। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। LCA तेजस फाइटर जेट ने दोस्तों 10,000 एक्सीडेंट फ्री सॉर्टीज की हैं, जो कि एक बड़ा मील का पत्थर भी है। इस रास्ते में हालांकि कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये उपलब्धि स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम की सफलता को भी रेखांकित करती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा विकसित तेजस ने पहली बार 2001 में उड़ान भरी थी। तब इसका व्यापक परीक्षण और रिफाइनमेंट इसमें की गई थी और भारतीय वायुसेना में सिंगल सीट संस्करण के 2 स्क्वाड्रंस भी मौजूद हैं, जिसमें ट्विन सीटर ट्रेनर्स को भी शामिल किया गया है। हालांकि तेजस की यात्रा असफलताओं के बिना रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2020 में एक दुर्घटना जरूर हुई थी, जब इसके सिस्टम को अपडेट करने के बाद तेजस का परीक्षण करते समय जहाज पर एक आपात स्थिति ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की लगभग जान ले ली। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने एक सिस्टम चेक सॉर्टी के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और प्रेशराइजेशन सिस्टम की विफलताओं का मामला यहां पर सामने आया था, लेकिन तेजस प्रोग्राम का विकास अभी भी जारी है और भारत अब तेजस मार्क 1A फाइटर जेट और इसके नौसैनिक संस्करण को भी भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि तेजस का 10,000 सुरक्षित उड़ान तक पहुंचना भारत के स्वदेशी रक्षा प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2020 की दुर्घटना को हम अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो इससे सीखने और सुधरने का भी काफी मौका मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिलन 2024 में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये भागीदारी भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है और यहाँ पर भारत अपनी स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित कर रहा है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत पर कई महत्वपूर्ण प्रणालियों को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें कि LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें इंटीग्रेट की गई है, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मनों की मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही इसमें शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है
इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण अपग्रेड इसमें किए गए और मिलन 2024 में दोस्तों दुनिया भी भारत के इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत को देखेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरण शक्ति 2024 आयोजित करने वाला है, जिसमें कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और ये दोनों ही फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के 114 MRFA प्रोग्राम में शामिल हैं। इस दौरान दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स इस एक्सरसाइज को देखेंगे ताकि वो अपनी अपनी एयरक्राफ्ट की क्षमताओं का मूल्यांकन भारतीय वायुसेना के लिए कर सकें, जिसमें कि सिमुलेटेड कॉम्बैट सिनेरियोज आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वातावरण में इनका ऑपरेशन किस तरीके से होता है वो प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान अमेरिका अपने F-15EX और अपने F-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट को इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भेज रहा है और ये दूसरा मौका है जब अमेरिका का F-35 भारत आएगा। इससे पहले F-35A एरो इंडिया 2023 में आया था। हालांकि कुछ चैनल्स यहाँ पर लगातार इस तरीके के हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि F-35 भारत लेगा, F-35 को लेकर भारत में बातचीत शुरू हो गई। ये जितनी भी बातें और चैनल कर रहे हैं वो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने की बात होती है। अदरवाइज़ भारत जानता है कि F-35 हमें नहीं लेना है क्योंकि इससे हमारा AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम प्रभावित होगा। अगर दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम खरीदने की बात ही आती तो भारत रशिया के Su-75 चेकमेट या फिर Su-57 को यहाँ पर बोल सकता था, क्योंकि अमेरिका के साथ आप सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स तनाव हमेशा रहते हैं और जो अमेरिका का सपोर्ट है आफ्टर सेल वो भी नहीं मिलता है। खुद साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स ग्राउंड पड़े हुए हैं जो कि F-35 को ऑपरेट करता है। जापान को भी यही समस्या आ रही है, तो इनकी ऑपरेशनल लागत भी इतनी ज़्यादा है कि इन्हें बेयर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन झूठी खबरें पेश कर कि अमेरिका का F-35 भारत लेगा MRFA में, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं और अमेरिका ने खुद अभी तक भारत को इस चीज़ का ऑफर ऑफिशियली नहीं किया है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के पास करीबन 2400 T-72 टैंक्स हैं जिन्हें वो ऑपरेट करती है और इनमें से ज़्यादातर टैंक 30 साल पुराने हैं, यानी कि उनकी सर्विस लाइफ 30 साल हो चुकी है। ऐसे में भारतीय सेना अब 1200 T-72 को अपग्रेड करेगी, जिसमें कि नया इंजन, फायर कंट्रोल सिस्टम और दूसरे अन्य जो एडवांसमेंट्स हैं उन्हें इनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन बाकी के 1200 T-72 टैंक्स हैं उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता और इन्हें अगले 7 सालों में रिटायर कर दिया जाएगा। कुछ खबरें इस बात की ओर इशारा जरूर कर रही है कि भारत का जो फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोग्राम है वो T-72 को रिप्लेस करेगा, जिसमें कि घरेलू स्तर पर एक फ्यूचरिस्टिक टैंक को तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम में देरी का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए बाकायदा कोई क्लियर रोड मैप भी नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से ये जो FMBT प्रोग्राम है वो अभी अधर में लटका हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चाइना की चाल को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब एक बड़ा माइंड गेम यहाँ पर खेला जाएगा। साथ ही उन्होंने चाइना के ऊपर एक बड़ी बात ये भी कही कि एक समय ऐसा आएगा जब चाइना की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की तुलना में जल्द और तेजी से शुरुआत की थी, लेकिन एक स्तर पर हर कोई धीमा पड़ जाता है। वो समय आएगा जब हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे और चाइना पीछे होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 1980 के दशक तक सीमा मुद्दे पर हमारे बीच एक तालमेल था जो कि दोनों के लिए ठीक था, लेकिन 30 साल के बाद अब हमारी राहें अलग हो चुकी है। सीमा पर उनके बर्ताव पर एक बड़ा बदलाव भी आया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने आखिरकार पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। दरअसल शाहपुर कांडी बांध परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि 29 सालों के बाद पूरा हुआ है। इस पानी से अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। इससे कठुआ और सांबा के कांडी क्षेत्र के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और ये एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक इसीलिए है क्योंकि पहले ये जो पानी था वो पाकिस्तान की तरफ जाता था। ये परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन उस दौरान जम्मू कश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच विवाद हुआ। इसकी वजह से इस परियोजना में काफी देरी हुई और इसका फायदा पाकिस्तान को मिलता रहा। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप किया और 4.5 साल के अंदर इस पर काम तेजी से करवाया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3300 करोड़ रुपए है। बता दें कि इससे कई फायदे भारत को मिलेंगे। 1150 क्यूसेक पानी से जम्मू कश्मीर में भूमि की सिंचाई होगी, जबकि पंजाब को 5000 क्यूसेक से अधिक पानी मिलेगा। परियोजना से 206 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब पाकिस्तान का दोस्तों कहते हैं ना कि दाना पानी बंद होना, तो दाना तो उसका पहले से बंद था, लेकिन अब पानी भी उसका बंद हो गया है। अब रोता रहेगा दुनियादारी के सामने कि हमारा पानी बंद हो गया है।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सिंगापुर एयर शो के दौरान चाइना ने अपने GJ-11 शार्प स्वॉर्ड मानव रहित लड़ाकू वाहन को प्रदर्शित किया है। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन उनके फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा। इस ड्रोन की कुछ तस्वीरें पिछले साल भी देखने को मिली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ड्रोन का प्रदर्शन इसलिए भी चाइना ने किया है ताकि चाइना इस ड्रोन को आगे बेच भी सके। GJ-11 की पहली बार जो तस्वीर थी वो अक्टूबर 2019 में भी सामने आई थी। इस ड्रोन को अमेरिका के स्टेल्थ RQ-170 सेंटिनल ड्रोन का कॉम्पिटिटर माना जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रोन कई प्रकार के गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ये बड़े साइज के गोला बारूद भी ले जा सकता है। ये ग्लाइड बम भी गिरा सकता है। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स के जरिए चाइना खुफिया निगरानी भी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर से ईरान ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उनके एक आतंकी को मारा है, जिससे कि पाकिस्तान और भड़क गया। पिछली बार आपको भी पता होगा कि जब ईरान ने इसी तरीके की जब कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बोल दिया था कि अब हम ईरान की इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ईरान माना नहीं और उसने फिर एक और हमला इनके अंदर जाकर कर दिया है, जिसे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कहते हैं। इस दौरान दोस्तों, जैश-ए-अल-अदल के कमांडर इस्लाम शाह बख्श को उसके साथियों के साथ ईरान ने खत्म किया है, लेकिन पाकिस्तान में इससे जुड़ी कोई खबरें नहीं आ रही है। सवाल यह आ रहा है कि ईरान ने हमला दोबारा क्यों किया। दरअसल ये जो जैश-ए-अल-अदल संगठन है वो पाकिस्तान से लगी सीमा पर ईरान में एक्टिव रहता है। इसे 2012 में बनाया गया था। दरअसल ये जो संगठन है जैश-ए-अल-अदल, ये ईरान पर ज़्यादातर हमले उन जगहों पर करता है जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए हैं, और पाकिस्तान में इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए, इसलिए ये हमला कर कर वापस भाग जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान और ईरान के बीच भी संबंध खराब हो जाते हैं। दरअसल ये जो लड़ाके हैं वो बॉर्डर पोस्ट और सैन्य काफिलों को निशाना बनाते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।